हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम इकोलॉजी में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इकोसिस्टम। इससे पहले हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊं ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस हुए हैं, तो ओल्ड एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप देखिए उसमें जो स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स होते हैं उसमें लास्ट में 3 एडिशनल टॉपिक्स होंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन, देन एक टॉपिक आपका उसमें होगा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और एक टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विसेज। इन तीनों टॉपिक्स को क्लियरली कट कर दीजिए क्योंकि एनएमसी एनटीए सभी के सिलेबस में अब ये पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इवन न्यू एनसीईआरटी में भी इस पार्ट को टोटली डिलीट कर दिया गया है। तो बस यही एक चेंज इस चैप्टर में हुआ है, बाकी 5 के 5 टॉपिक्स एग्जैक्टली सेम है, चाहे आप ओल्ड से पढ़ें चाहे न्यू एनसीईआरटी से पढ़ें, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है बच्चों? इस चैप्टर में बेसिकली यू हैव टू नो अबाउट द इकोसिस्टम। अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको इकोलॉजिकल हायरार्की बताई थी कि जो सबसे छोटी यूनिट है इकोलॉजी की दैट इज ऑर्गेनिज्म, जिसे आप इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन। अलग अलग पॉपुलेशंस मिलकर बनाती हैं कम्युनिटी को, और अलग अलग कम्युनिटीज पे या जो भी वहां पर किसी भी एक जगह पर जो भी कम्युनिटी प्रेजेंट है उसमें जब हम एबायोटिक फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर लें तो वो बन जाता है इकोसिस्टम। तो व्हाट इज इकोसिस्टम समझना। इकोसिस्टम एक्चुअली में एक यूनिट है बच्चों, एक ऐसी यूनिट जिसमें जो कि सेल्फ सस्टेनेबल हो। सेल्फ सस्टेनेबल वर्ड का मतलब जिसमें रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके जरूरत की हर एक चीज अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेस्ट को एक इकोसिस्टम कह सकते हैं, आप ग्रासलैंड को एक इकोसिस्टम कह सकते हैं। इवन अगर हम एक एक्वेरियम को देखें तो एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है। बताओ कैसे? एक्वेरियम में डिफरेंट डिफरेंट फिशेज हैं, उनके जिंदा रहने के लिए पानी है, ऑक्सीजन पंप लगा रहता है जिससे लगातार ऑक्सीजन जनरेट होती रहे, टाइम टू टाइम हम उसमें खाना भी ऐड करते हैं। इवन ये भी बहुत जरूरी है कि उस एक्वेरियम की टाइम टू टाइम क्लीनिंग हो, वरना वो पानी टॉक्सिक हो जाएगा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स वगैरह से। तो इस तरह की एक यूनिट जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत की हर चीज अवेलेबल है, वहां का एयर वाटर एनवायरमेंट उनके अकॉर्डिंग है, उसको आप इकोसिस्टम की कैटेगरी में रखेंगे। चाहे वो मैन मेड इकोसिस्टम हो जैसे कि मैंने अभी बताया एक्वेरियम, या वो नेचुरल इकोसिस्टम हो जैसे कि फॉरेस्ट। नॉट ओनली फॉरेस्ट, अगर आप कोई भी पानी का सोर्स देख लो, आप लेक देख लो, पॉन्ड देख लो, सी देख लो, ओशियंस देख लो, ये सब भी अपने आप में अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। हर इकोसिस्टम में रहने वाली स्पीशीज उसके जो कैरेक्टर्स हैं उस इकोसिस्टम के, उनके अकॉर्डिंग अडेप्टेड होती हैं, तभी वो वहां सर्वाइव कर सकती हैं। सब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा। कोई किसी को प्रिडेशन करता है, कोई किसी को म्यूचुअलिज्म के थ्रू फायदा देता है, कोई कमेंसलिज्म करता है, कोई कॉम्पीट भी करता है। ओके, तो बस इसी एक यूनिट को आप क्या कह देंगे बच्चों? सिंपली इकोसिस्टम। अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको इकोलॉजी की डेफिनेशन बताई थी। इकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी अमंग इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन की ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। हमारा एबायोटिक कंपोनेंट से जो इंटरेक्शन है उसी की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। अब उसी सेम डेफिनेशन में आप स्टडी की जगह लिख दो अ सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम इन विच ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्फ एंड ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। समझ में आ गया? तो इसी इकोसिस्टम के बारे में, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई है, यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, अलग अलग भी, सोलर रेडिएशन भी आ रहा है, बारिश भी हो रही है ना, मिनरल्स भी हैं, सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, हर वो चीज जो यहाँ पर सर्वाइवल के लिए चाहिए वो अवेलेबल है। तो यस, इट इज एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों आपको इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट है। और फिर उसमें आपको अलग अलग 4 चीजें समझनी है। प्रोडक्टिविटी, जिसमें एक बहुत फेमस इक्वेशन हम पढ़ेंगे जिस पर कई बार नीट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। डीकंपोजिशन, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तो एक बहुत ही बढ़िया सा साइक्लिक प्रोसेस है, इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ही लॉजिकली आपको। देन एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में आपको क्या पढ़ना है? आपको ध्यान है आप छोटी क्लासेस में फूड चेन्स, फूड वेब पढ़ते थे कि कैसे ग्रास को मान लो रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को लायन ने खाया, या कोई भी फूड चेन है ना। तो वो जो फूड चेन और फूड वेब है जिसमें एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है, उसी को आप क्या कहते हैं? एनर्जी फ्लो। थोड़ा टेक्निकल वे में इसमें समझाया है। ठीक है, एंड लास्ट में अगेन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन 2 टॉपिक से प्रायोरिटी रहती है एग्जामिनर की, क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है,
दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिसमें आप कुछ पिरामिड्स, कुछ डायग्राम्स के थ्रू इकोसिस्टम को समझेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में पूरा नहीं भी याद रहे तो हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को बच्चों। इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया है एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। सही बात है क्या? ये नेचर की फंक्शनल यूनिट है, जिसमें की जो कि क्या है, वेयर, अभी अभी बताया मैंने आपको, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्फ, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, चारों तरफ हमारे जो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम का साइज कभी भी सेम नहीं है, एक छोटा सा एक्वेरियम भी इकोसिस्टम है, एक बड़ा सा ओशियन भी एक इकोसिस्टम है। सो इट वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी, ये सब इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं। Many ecologists regard the even, अगर हम पूरे अर्थ पे जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, पूरे बायोस्फीयर की बात करें ना, तो इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई पूरा बायोस्फीयर एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज ग्लोबल लेवल पर हो रही है, वर्ल्ड वाइड हो रही है, और ये जो ग्लोबल इकोसिस्टम है ये एक्चुअली में कंपोजिट है किसका? छोटे छोटे इकोसिस्टम्स का। सो इट इज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ, ये सब लोकल इकोसिस्टम्स है। ठीक है, since this system is too big and complex to be studied, it is convenient to divide it into two categories. इसको समझने के लिए यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में चार्ट भी बना दिया है। इसमें मैंने एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल से पहले एक और चीज भी लिखी है, नेचुरल इकोसिस्टम्स और मैनमेड इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल में आप कह देंगे टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में आपको पता है डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, टुंड्रा, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। ठीक है, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, ऐसा भी आप कर सकते हैं। फ्रेश वाटर में हालांकि ये अब इतना नहीं पूछते, पहले जब बहुत डिटेल में क्वेश्चन आते थे तो उसमें ऐसा बोलते थे कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, अगर उसमें पानी हमेशा फ्लोइंग स्टेज में है, लोट लोट के चल रहा है, ठीक है, तो लोटिक इकोसिस्टम, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, जहां पे पानी बहता रहता है, रुकता नहीं। और अगर रुका हुआ स्टैटिक है यानी लेंटिक है तो उसमें आप कह देंगे लेंटिक इकोसिस्टम, जैसे कि पॉन्ड है, लेक है, इसमें पानी रुका हुआ रहता है। ठीक है, मरीन में तो आपको पता ही है, सी हो गया, ओशियन हो गया। यहाँ पर आप एनसीईआरटी में कहीं भी या तो अपने एक स्टिकी नोट्स लगा लें, अलग से पेज लगा दें। कोरल रीफ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगी, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कोरल रीफ अपने आप में एक अलग इकोसिस्टम है। अभी बताती हूँ इसके बारे में, एक बार इसको कंप्लीट कर लो। और मैन मेड इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? अभी मैंने आपको एक्वेरियम तो बताया ही। एक्वेरियम के अलावा जो हम खेती करते हैं, क्रॉप फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फार्म, वो भी तो एक इकोसिस्टम है। वहां प्लांट्स की जरूरत की हर चीज देते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, एनिमल्स होते हैं जो पॉलिनेटर की तरह एक्ट करते हैं, तो यस इट इज एन इकोसिस्टम। इसके अलावा जो बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हम लोग बनाते हैं ना, ये भी एक तरह के मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, इनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ज्यादा डिटेल नहीं है। जो मोड ऑफ कंजर्वेशन के मेथड्स हैं कुछ, कि कैसे हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, उसमें ये दोनों एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। ठीक है, ओके। देन यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स और लिखे हैं, ये भी आपकी एनसीईआरटी में ही है बच्चों, वेटलैंड्स एंड एस्चुरी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको। वेटलैंड का मतलब जैसे कोई भी नदी है या कोई भी सोर्स है वाटर का, उसके आसपास की जो जमीन होती है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा गीली रहती है, उसमें मिट्टी में हमेशा पानी रहता है, तो वहां का जो ग्रीनरी रहती है वहां पे, है ना, वहां का जो फोना है, फ्लोरा है, वो थोड़ा अलग होता है, तो उसको कहते हैं वेटलैंड। और एस्चुरी यू नो क्या होता है? एस्चुरी का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना नदियां अल्टीमेटली समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, तो नदी में तो फ्रेश वाटर है, समुद्र में मरीन वाटर है, तो जब नदी समुद्र में मिलती है तो दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन बनता है। एक ऐसा जोन होता है जिसका पानी ना बहुत ज्यादा मीठा है ना बहुत ज्यादा खारा है, एक ट्रांजिशन जोन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर को आप कहते हैं एस्चुरी। और उस एस्चुरी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर से थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, बस वेटलैंड और एस्चुरी के बारे में इतनी सी बेसिक नॉलेज सफिशिएंट है। अब आप कोरल रीफ के बारे में ऐड कर लो कि कोरल रीफ है क्या। देखो बड़ा ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, आप लोगों ने
जिनको डिस्कवरी चैनल वगैरह देखने की आदत है या सी लाइफ एक्सप्लोर करने की आदत है मूवीज में या गूगल वगैरह पे, उन्होंने देखा होगा कि समुद्र में जब हम नीचे जाते हैं, जो डीप डाइवर्स होते हैं, है ना, गोताखोर, उनके ऐसे दिखाते हैं उनके व्यूज। तो ये बच्चों पता है क्या होता है कि समुद्र में जब हम नीचे डेप्थ में जाते हैं ना, तो हमको बहुत ही कलरफुल सी लाइफ दिखती है। वो कलरफुल लाइफ एक्चुअली क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये रॉक्स के टुकड़े हैं, ये पत्थर के टुकड़े हैं या चट्टाने हैं, बट नहीं, दीज आर एक्चुअली द कोरल्स। कोरल्स के बारे में मैंने आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाया था। कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स आर द सीलेंट्रेट। नॉर्मली सीलेंट्रेट में आता है हाइड्रा, सी एडेम्सिया, है ना, लेकिन वो सीलेंट्रेट जिनकी बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हो, वो क्या कहलाते हैं? कोरल्स। इफ यू रिमेंबर मिएंड्रेना, ब्रेन कोरल हमने पढ़ी थी, रेड कोरल, बहुत सारे कलर की कोरल्स होती है, ठीक है। क्या अलग है उनमें? उनकी बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है, जैसा शेल मॉलस्का के पास होता है ना वैसा। पर आप गलती से कोरल्स को मॉलस्का में मत रख देना, कोरल्स के जो फीचर्स हैं वो सीलेंट्रेटा के हैं, इसलिए वो सीलेंट्रेट में आएगा, ठीक है। तो ये कोरल्स ना आपस में चिपक जाते हैं और चिपक कर एक बेस प्रोवाइड करते हैं। इस बेस को पर बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्जेस ग्रो कर जाते हैं इसको बेस बनाकर, कुछ दूसरे सीलेंट्रेट्स इन पर ग्रो कर जाते हैं और एक बहुत ही कलरफुल सी लाइफ क्रिएट हो जाती है, मतलब एक एरिया क्रिएट हो जाता है। उनके बीच बीच में खूब सारी फिशेज या दूसरे जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, वो सब वहीं पर घूमते रहते हैं। उनके जरूरत की चीजें उसी जोन में आसपास अवेलेबल होती है। तो जो इकोलॉजिस्ट हैं वो इस तरह के सिस्टम को एक अलग इकोसिस्टम मानते हैं और इसे ही नाम दिया जाता है कोरल रीफ, ठीक है। ये कोरल रीफ क्यों पढ़ाया मैंने आपको? क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया था कि विच इकोसिस्टम इज नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। क्या कहा मैंने? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। क्या होता है इसका मतलब? दो चीजें समझो, सब कुछ जो भी मैं एक एक चीज बता रही हूँ नीट के पर्सपेक्टिव से आपको पूरा पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको चीजें एकदम क्लियर हो, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि इक्वेटर के आसपास का जो जोन होता है वो पूरा ट्रॉपिकल जोन है, जहां पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। तो ये जो पूरा का पूरा जोन है ट्रॉपिक्स का, ये यहाँ पर बहुत घने जंगल होते हैं, अमेजोन के जंगल, इक्वाडोर के जंगल, बहुत सारे घने घने जंगल है, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है। इन्हीं को आप कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर हम पूरी अर्थ को घूम ले, पूरी अर्थ को एक्सप्लोर करें, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बायोडाइवर्सिटी में डिटेल में आएगा कि क्यों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। बट डू रिमेंबर, अर्थ पे जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है वो किस इकोसिस्टम में है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस तरह के रेन फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन्स में भी होते हैं, पर वहां आपको डाइवर्सिटी थोड़ी कम मिलेगी, ठीक है। नाउ अब ये तो लैंड पर होंगे ना फॉरेस्ट, तो अब हम कह रहे हैं कि वो कौन सा इकोसिस्टम है जो समुद्र के रेन फॉरेस्ट है, यानी समुद्र में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी? तो वो मिलेगी कोरल रीफ में। तो कोरल रीफ को कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, ठीक है। या आप कह सकते हैं दिस इज अर्थ सेकेंड मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम, या एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये बन जाएगा फर्स्ट मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आए गलत नहीं होना चाहिए। कोरल रीफ को याद रखने के लिए एक आप उसकी डेफिनेशन ये लिख के रख दो, लिख लो क्या है कोरल रीफ? एन अंडर वाटर इकोसिस्टम फॉर्म्ड ऑफ कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स। कोरल जो पॉलिप स्टेज में होते हैं वो आपस में चिपक के कॉलोनीज बनाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं वो आपस में? ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनको इतना कैल्सिफाई कर देता है आपस में कि ये हमेशा के लिए बाउंड हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इवन अगर इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मर भी जाते हैं तो वो जो कैल्शियम की कवरिंग्स हैं वो एज इट इज रहती है, इसलिए वो बिल्कुल रॉक की तरह लगता है, ठीक है। और क्योंकि कलरफुल होते हैं तो ये कलरफुल भी दिखती हैं। नाउ दे आर कॉल्ड, दूसरा पॉइंट लिखो, दे आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बिकॉज अर्थ सेकेंड मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम आफ्टर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा टाइप के जो मरीन क्रिएचर्स हैं, फिशेज, मॉलस्का, क्रस्टेशियन, स्पॉन्जेस, अदर सीलेंट्रेट, सब आपको इन कोरल रीफ में मिलेंगे, क्योंकि उन्हें बेस मिल गया ना एक जगह आराम करने का, एक जगह रुकने का, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, ठीक है। इसकी पिक ले लो, आराम से लिख लेना इसको बाद में। नाउ तो ये क्लियर हो गया क्या बच्चों आपको? अब इकोसिस्टम का अच्छे से आइडिया लग गया कि इकोसिस्टम क्या है। देख लो एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई इकोसिस्टम्स दो तरह के हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में एग्जांपल दिया है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ठीक है। जबकि एक्वेटिक में एग्जांपल दिया है पॉन्ड, लेक, देखो आ गया, वेटलैंड, रिवर,
एश्चुरी, एश्चुरी क्या बताया मैंने, ट्रांजिशन जोन, लिख लेना, ट्रांजिशन जोन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, ओके, आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। और इसी में आप ऐड कर सकते हैं एक्वेटिक में ही कोरल रीफ, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों मैन मेड इकोसिस्टम्स की, तो ये दे रखा देखो, क्रॉप फील्ड यानी जो खेत होते हैं एंड एक्वेरियम ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम। तो ये तो नेचुरल हो गए ऊपर वाले, ये मैन मेड हो गया, ठीक है। कैसे भी आप लिख लें, चाहे तो चार्ट बना लें, चाहे यहीं पर टिक कर लें। डन, आगे बढ़े। Now we will first look at the structure of ecosystem in order to appreciate the input, that is productivity, transfer of energy by food chain and food web, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पहले पढ़ना होता था, अब हट गया है। हल्का सा इंट्रो दूं मैं इसके बारे में। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब होता है कि किस तरह से न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में घूमते रहते हैं। जैसे सबसे इजी एग्जांपल है, CO2 एयर में है, प्लांट्स ने उस CO2 को पकड़ा और ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से वो खाना मतलब वो जो ग्लूकोज की फॉर्म में खाना है वो प्लांट्स ने यूज किया, जो बचा वो हर्बीवोर्स में गया, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में गया। इस तरह वो जो कार्बन है वो क्या हो रहा है, अलग अलग में घूम रहा है। अब जब ये हर्बीवोर और कार्निवोर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वापस CO2 निकल रही है ना, तो CO2 एयर में भी आ रही है, क्योंकि अगर प्लांट CO2 लेते रहते और कोई भी इजेक्ट नहीं करता उसे, तो एक टाइम के बाद तो CO2 खत्म हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो नेचर ने, प्लांट्स तो CO2 ले रहे हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म CO2 दे भी रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इस तरह हर न्यूट्रिएंट की, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सल्फर का तो चलो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इतना रोल नहीं है, बट नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन सबके साइकिल्स होते हैं, पहले डिटेल में पढ़ने होते थे, अब कोर्स से हटा दिए, ठीक है, बढ़िया है, हम नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, ओके। एंड द आउटपुट दैट इज डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस, यानी यहाँ पर डिकम्पोजिशन की बात हुई है। We will also look at the relationship, that is cycle, chain, web that are created as a result of these energy flow within the system and their interrelationship. ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको हाईलाइट करना हो। चलिए भाई, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सिंपली इसमें इकोसिस्टम को थोड़ा और समझाया है आपको। In earlier classes you have looked at the various component of the environment. Last chapter में हमने abiotic components पढ़े, याद है? मोस्ट रेलिवेंट कंपोनेंट कौन सा था? टेम्परेचर, जिससे एंजाइम्स की काइनेटिक्स डिसाइड होती है। उसके बाद वाटर, वाटर के बाद सनलाइट, और सबसे बाद में सॉइल। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े, ये सब प्रेडेटर वगैरह जो भी थे लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, अफेक्टेड ईच अदर and their surrounding. Let us look at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these components of the ecosystem. Interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure. अभी कह रहा है कि जब एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे एक फिजिकल यूनिट बनती है बच्चों, और वही फिजिकल यूनिट क्या है? वही फिजिकल यूनिट है इकोसिस्टम, जिससे हर इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होते हैं। हर इकोसिस्टम में जैसे कितनी बारिश हो रही है, कितनी सॉइल में वहां पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर कितना रहता है एवरेज, याद है हमने पढ़ा था, इन सब से बायोम डिसाइड होते हैं। तो इकोसिस्टम ही तो एक तरह से बायोम है, बस वो थोड़ा लार्ज लेवल पर देख रहे हो, उसमें थोड़ा छोटे लेवल पर देखते हो, ज्यादा फर्क नहीं है इकोसिस्टम और बायोम में। देखो हम डेजर्ट को भी इकोसिस्टम कह रहे हैं और डेजर्ट को बायोम भी कहते हैं, फॉरेस्ट को इकोसिस्टम भी कहते हैं, फॉरेस्ट को बायोम भी कहते हैं। आपके लेवल पर आपको डिटेल में नहीं जाना, वो इकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो आप तो बस ये समझो कि किसी भी इकोसिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे डिसाइड होते हैं? वो डिसाइड होते हैं वहां के बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, कि उस इकोसिस्टम में कौन कौन से प्लांट और एनिमल रहते हैं उनको पहचानो और उनकी लिस्ट बनाओ, उनको इन्यूमरेट करो। गिव इट्स स्पीशीज कॉम्पोजिशन, तो आपको उस इकोसिस्टम का क्या मिल जाएगा? स्पीशीज कॉम्पोजिशन मिल जाएगा। इकोलॉजिस्ट ऐसा ही करते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर बच्चों एक डेफिनेशन दी है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, हाईलाइट करना कि एक मिनट, कि व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन। देखो स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रेटा वर्ड आपको ध्यान है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम को बोलते हैं ना,
जो हमारी स्किन है उसमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है, तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, ना कि सिंपल एपिथेलियम। कंपाउंड का ही दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, पढ़ाया था मैंने आपको। तो स्ट्रेटा वर्ड आता है लेयर्स के लिए, ठीक है। तो जब हम इकोसिस्टम में स्पीशीज को स्टडी करते हैं तो बहुत अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं। उसमें से एक तरीका है कैटेगराइज करने का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल से समझाया है कि अगर एक फॉरेस्ट है तो उस फॉरेस्ट में प्लांट्स को हाइट के बेसिस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो सबसे छोटे प्लांट्स हैं वो हो गए ग्रासेस, उनसे जो थोड़े बड़े प्लांट्स हैं वो हो गए हर्ब्स, और जो सबसे बड़े प्लांट्स हैं वो हो गए ट्रीज, ठीक है, हाइट के बेसिस पर। तो ये एक तरह का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने, किसका? उस फॉरेस्ट में प्रेजेंट प्लांट्स का, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, ये अलग अलग बेसिस पर हो सकता है कि आप किस बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई करना चाहते हैं। इसी क्लासिफिकेशन को कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। बस इसमें वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर दिया है कि ट्रीज जो हैं वो टॉप लेवल पर आएंगे, टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा पे आएंगे, किसमें? फॉरेस्ट में, ठीक है। श्रब्स जो हैं वो सेकेंड लेवल पर आएंगे, और ग्रासेस यानी हर्ब्स जो हैं, हर्ब्स एंड ग्रासेस, वो बॉटम लेयर पर आएंगे। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, पढ़ा है एक भी बार तो गलत नहीं होगा, ठीक है। Now the components of the ecosystem are seen to function as a unit. Yes. अब यहां पर आपको 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताए हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में होने ही होने चाहिए बच्चों। अगर इन चारों में से एक भी चीज मिस हुई ना, उस इकोसिस्टम में नहीं हुई, तो वो इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होगा। कौन सी 4 चीजें हैं जो इकोसिस्टम में जरूरी हैं? देखना, फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी। बिना प्रोड्यूसर्स के कभी फूड चेन शुरू होती है? प्रोड्यूसर्स तो चाहिए ही चाहिए, प्लांट्स तो हर जगह प्रेजेंट हैं। आप कहीं भी चले जाओ, सी में भी आप डेप्थ में पढ़ते हो, रेड एल्गी होती हैं, वो कुछ एक हमने 1-2 एक्सेप्शन पढ़े थे, वो अलग बात है ना, कि जहां पर बिल्कुल ही सन के बारे में कोई भी नहीं जानता, बट हम तो जनरलाइज बात कर रहे हैं, वो तो 0.0001% केस है। तो प्रोडक्टिविटी यानी प्रोड्यूसर्स का होना जरूरी है। देन प्रोड्यूसर्स के बाद ये क्या है? डिकम्पोजिशन। ये क्यों जरूरी है भाई किसी भी इकोसिस्टम में? आपको पता है जितने भी इकोसिस्टम है, चाहे वो फॉरेस्ट है, तो आप फॉरेस्ट में क्या कहते हो, या चलो आप नॉर्मल बात कर लो कि अगर आप घर पे भी प्लांट्स लगाते हो तो प्लांट्स को अच्छा उगाने के लिए उन्हें खाद देना बहुत जरूरी है ना। अगर मिट्टी में या तो नॉर्मली बायो फर्टिलाइजर्स डाल दो, कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होने बहुत जरूरी हैं, या आर्टिफिशियल फॉर्म में खाद या मैन्योर या फर्टिलाइजर का होना जरूरी है जो प्लांट्स को मिनरल्स की सप्लाई करे। तो डीकम्पोजिशन वही करता है नेचुरली नेचर ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स बनाए हैं जिनके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी में प्रेजेंट, जैसे आपको पता है टहनियां वगैरह टूट के गिरती रहती हैं, प्लांट से कोई ट्विग टूट के गिर गई, लीव्स टूट गई, फ्लावर्स पुराने हो गए, ये सब टूट के गिरते रहते हैं। या उस फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं, हर कोई ह्यूमन की तरह थोड़ी ना डेड्स को दफनाता है या जलाता है, नहीं ना। नॉर्मली तो कोई भी स्पीशीज में किसी की डेथ हो जाती है तो वो बॉडी यूं ही पड़ी रहती है। तो नेचर ने इन सब चीजों को, जो भी डेड रिमेन है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, उसको खत्म करने के लिए, उसको डिके करने के लिए एक प्रोसेस बनाया है बच्चों, डीकम्पोजिशन। और ये इतना बढ़िया प्रोसेस है कि डीकम्पोजिशन से मिनरल्स की रिसाइकलिंग हो जाती है, मिट्टी में मिनरल्स ऐड हो जाते हैं। आप पढ़ोगे डिटेल में कि डीकम्पोजिशन में एक्चुअली क्या होता है। ये एक तरीके का, मैं आपको बताऊंगी, ये एक तरीके का एरोबिक प्रोसेस है, ठीक है। ये कई बार क्या होता है, बच्चे जब डीकम्पोजिशन है ना उसको उसके साथ मिक्स कर देते हैं। वो जो हमने बायोगैस प्लांट पढ़ते हैं ना, हम बायोगैस प्लांट में हम बोलते हैं ना, काऊ डंग को इकट्ठा करके हमने डाल दिया और मिथेनोजेंस उसमें थे, वो डीकम्पोज कर रहे हैं। तो वहां पर डीकम्पोज वर्ड यूज कर लेते हैं क्योंकि वहां भी एक तरीके का डिके हो रहा है, पर वो एनारोबिक कंडीशंस में था, ठीक है। जो एक्चुअल डीकम्पोजिशन जिसके लिए टर्म यूज की जाती है वो एक एरोबिक प्रोसेस है, जो मिट्टी में एकदम टॉप लेयर्स पर, थोड़ी सी नीचे वाली लेयर्स पर होता है, जहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी ही होनी चाहिए। इसमें भी फंजाई एंड बैक्टीरिया ही करेंगे, लेकिन ये कैसा प्रोसेस है? एरोबिक। इफ यू रिमेंबर माइक्रोब चैप्टर में मैंने आपको एसटीपीज के बारे में पढ़ाया था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहां पे फंजाई एंड बैक्टीरिया के फ्लॉक्स बने थे, वो एरोबिक थे ना। तो बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, क्लियर। वो हमने करवाया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ये नेचुरली होगा। तो डीकम्पोजिशन भी किसी भी इकोसिस्टम में जरूरी है। तो मैंने फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया, क्या नदियों में, लेक में, समुद्र में नीचे डिकम्पोजिशन नहीं होता बच्चों? सोचो, इतने सारे एनिमल्स रहते हैं, फिशेज रहती हैं, दूसरे जो भी अलग अलग एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब वहां प्रेजेंट होते हैं, क्या उनका फीकल मैटर नीचे इकट्ठा नहीं होता?
अगर वो फीकल मैटर यूं ही पड़ा रहेगा तो पानी तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो नेचर ने एक्वेटिक सोर्सेज में भी डिकम्पोजर्स बनाए हैं, वही बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो उस फीकल मैटर का, जो भी डेड फिशेज हैं बॉडीज को क्या करता रहे, डिकम्पोज करता रहे। ठीक है क्या? इवन अगर हम उस एक्वेरियम की टाइम टू टाइम सफाई नहीं करेंगे तो वो भी सड़ जाएगा। अब उसमें नेचुरली नहीं है ना डिकम्पोजर, तो हम उसमें आर्टिफिशियल टेक्निक से सारा जो नीचे का डेड रिमेन है, फीकल मैटर है, वो रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, समझ आ गई बात। तीसरा कंपोनेंट क्या है? एनर्जी फ्लो। अगर प्लांट्स ने अपने लिए खाना बना लिया और कहा भाई हम तो नहीं देंगे किसी को भी ये खाना, हम ही रखेंगे, हमारे प्रोडक्ट कोई नहीं खा सकता, तो फिर क्या इकोसिस्टम सस्टेन करेगा? हर्बीवोर्स जब प्लांट्स को खाएंगे, फिर उन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, उन कार्निवोर्स को कोई बड़े कार्निवोर्स खाएंगे, तभी तो ये चेन चलेगी, तभी तो एनर्जी का फ्लो होगा। तो यस, एनर्जी फ्लो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ठीक है, क्लियर? एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का भी अभी एग्जांपल दिया मैंने कि अगर CO2 प्लांट्स लेते ही लेते रहेंगे तो एयर में CO2 खत्म हो जाएगी, अगर नाइट्रोजन लेते ही लेते रहेंगे तो एयर में नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी। तो हर न्यूट्रिएंट की एक साइक्लिंग भी जरूरी है, जो नेचर ने अपने आप सेट कर रखा है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया बनाए हैं, प्रोसेस बनाए हैं, जिससे ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो दीज आर द 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। कौन कौन से बच्चों, एक बार रिवाइज करना। सबसे पहला, वहां पर प्रोड्यूसर्स का होना जरूरी है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। सेकंड, वहां पर डिकम्पोजिशन का होना जरूरी है, जिससे कि जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसकी क्लीनिंग होती रहे, ये काम करते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया मेनली। थर्ड, एनर्जी का फ्लो जरूरी है। एंड फोर्थ, न्यूट्रिएंट्स की भी साइक्लिंग जरूरी है। तो बस पूरे चैप्टर में इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। अभी फर्स्ट हेडिंग हमारी है प्रोडक्टिविटी, फिर हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन, फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अब आपके कोर्स से डिलीटेड है, तो बस इसकी बेसिक नॉलेज ध्यान रखनी है। बाकी ये न्यू सिलेबस में है ही नहीं, तो ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है, क्लियर है क्या? तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों किसके बारे में। अच्छा हाँ, उससे पहले एक और चीज कि प्रोडक्टिविटी के बारे में समझाने से पहले ना आपको एक एग्जांपल दिया है। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं इनको समझाते हुए पॉन्ड इकोसिस्टम का एक एग्जांपल दिया है बच्चों, कि अगर हम एक स्मॉल पॉन्ड में देखें तो देखें जरा सारी चीजें हैं क्या। ये देखो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा फिगर है, इसमें पॉन्ड इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो उसके बायोटिक फैक्टर्स हो गए। उस पॉन्ड में सनलाइट पहुंच रही है, हीट टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रहेगा उसकी वजह से, वाटर प्रेजेंट है, उसमें मिनरल्स हैं, तो यस एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं वहां पर, है ना, बायोटिक भी हैं एबायोटिक भी हैं। और नीचे यहाँ पर देखो डीकम्पोजर्स भी हैं, ये यहाँ पर इधर प्रेजेंट होंगे, जो क्या करेंगे, ह्यूमस को डीकम्पोज करेंगे। पढ़ेंगे ह्यूमस क्या होता है। तो यस, पॉन्ड जो है वो अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम है, उसी चीज को यहाँ पर एनसीईआरटी ने समझाया है। लेट्स सी दिस। हाँ बच्चों, तो दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट, है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार यूज भी किया है अभी। इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है एंड रादर सिंपल एग्जांपल दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। A pond is a shallow water body, we all know, in which all the above mentioned 4 basic components जिनकी अभी हमने बात की of an ecosystem are well exhibited। कैसे देखना, सबसे पहले अगर हम बात करें पॉन्ड के एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएगा वाटर, वाटर में डिसॉल्व रहेंगे सारे के सारे मिनरल्स, जो फीकल मैटर वगैरह है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएगा, एंड नीचे इन सबसे बनेगा रिच सॉइल डिपॉजिट, है ना, एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ना सिर्फ पॉन्ड बल्कि हर वाटर सोर्स में मैंने आपको बताया था सबसे नीचे सॉइल की लेयर्स भी होती है जिनमें बेंथिक एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, नाउ और कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बट ऑब्वियस प्लांट्स हैं तो सोलर इनपुट भी जरूरी है। ओके, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जो कम ज्यादा होता रहता है, डे लेंथ वेरिएशंस हैं, और दूसरे जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो सब मिलकर इस पॉन्ड के रेट ऑफ फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको पॉन्ड में क्या क्या मिलेगा बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स मिलेंगे। अब हो सकता है आपसे पूछ लें कि पॉन्ड में स्पेशली कौन से ऑटोट्रॉफ होंगे, तो पॉन्ड में कोई बड़े बड़े ट्रीज तो होंगे नहीं, पॉन्ड में क्या मिलेंगी आपको, एल्गीज मिलेंगी। तो यहाँ पर लिखा है फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, एल्गी होंगे, फाइटोप्लैंक्टन यानी डायटम्स वगैरह। हालांकि डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन कहते हैं, तो वो मरीन वाटर में ज्यादा होते हैं, बट और भी जो पैसिवली फ्लोटिंग छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप फाइटोप्लैंक्टन्स कह सकते हैं। ठीक है, कुछ एल्गीज हो जाएंगी, कुछ बट ऑब्वियस
फ्लोटिंग प्लांट, सबमर्ज प्लांट, मार्जिनल प्लांट्स, ये सब भी मिलेंगे जो कि एजेस वगैरह पे उगते हैं, मार्जिनल हैं तो एजेस पर होंगे, बाकी फ्लोट करते हुए होंगे, सबमर्ज यानी आधे पानी में डूबे हैं, आधे पानी से बाहर हैं। एंड द कंज्यूमर्स, अगर हम बात करें कंज्यूमर्स की, है ना, ये तो प्रोड्यूसर्स थे सारे, ये कौन थे, प्रोड्यूसर्स। अगर हम बात करें कंज्यूमर्स की तो आप बताओ पॉन्ड में कौन होंगे कंज्यूमर्स, पॉन्ड में होंगे जू प्लैंक्टन्स, पॉन्ड में होंगे जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। देन फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स, यस और नो, कुछ फ्री स्विमिंग एनिमल्स होंगे, फिशेस वगैरह छोटी छोटी, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ बॉटम में रहने वाले एनिमल्स होंगे, ठीक है। एंड इनके अलावा डीकंपोजर्स होंगे क्या, बिल्कुल, बहुत एसेंशियल है। डीकंपोजर्स में नॉर्मली तो हम फंजाई एंड बैक्टीरिया को याद रखते ही हैं, बट देखो यहाँ पर फ्लैजिलेट्स भी लिखा है, यानी कुछ फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पर डीकंपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, ठीक है, स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। So this system perform all the functions of any ecosystem and of the biosphere as a whole, that is conversion of inorganic into organic matter with the help of radiant energy। ये किसकी बात हो रही है, याद आया आपको कुछ, फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ते हैं हम, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है इनऑर्गेनिक चीजों को ऑर्गेनिक में बदलना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जो काम करते हैं प्रोड्यूसर्स, तो ये भी बखूबी हो रहा है पॉन्ड में। प्लस कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉफ बाय हेटेरोट्रॉफ हो रहा है, प्लस जो भी इनका फीकल मैटर है उसका डिकम्पोजिशन भी चल रहा है, प्लस डिकम्पोजिशन से मिनरल्स बन रहे हैं तो मिनरलाइजेशन भी हो रहा है डेड मैटर का, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स वापस से मिल जाएं और ऑटोट्रॉफ्स उनको रिकंज्यूम कर सके। दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। सो यस, पॉन्ड इज अ सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम, ठीक है। लास्ट में लिखा है देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी। नॉर्मली हम इकोसिस्टम में बार बार साइकिल वर्ड यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है यार हर चीज एक साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है बच्चों। जो एनर्जी फ्लो है वो कभी भी साइक्लिक नहीं होता। आप सोचो, सनलाइट से एनर्जी ली प्लांट्स ने उससे खाना बनाया, खाना दिया हर्बीवोर को, हर्बीवोर से मिला कार्निवोर को। अब क्या कार्निवोर से वो एनर्जी वापस सन में चली जाएगी क्या, सोलर एनर्जी की फॉर्म में? नहीं। तो एनर्जी कभी भी साइक्लिक वे में फ्लो नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो होती है। अब वो जो टॉप कंज्यूमर है, जब वो उसकी डेथ होगी, उसकी जो डेड बॉडी होगी वो पड़ी रहेगी कई दिनों तक, कई महीनों तक, तो उसकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो ऑर्गेनिक फॉर्म में हैं, उन्हें इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल के मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मिनरल्स की फॉर्म में। तो एनर्जी तो नहीं निकली ना वापस, बस जो भी जब वो जिंदा था तो थोड़ी बहुत हीट की फॉर्म में, रेस्पिरेशन की फॉर्म में एनर्जी निकल रही थी, बाकी तो एनर्जी वापस नहीं बदली सोलर रेडिएशन में, ना ही एनर्जी की फॉर्म में प्लांट्स को मिली। तो डू रिमेंबर, एनर्जी का फ्लो कभी भी साइक्लिक नहीं होता, बल्कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरमेंट। बीच बीच में थोड़ी एनर्जी हर लेवल पर हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में जाती रहती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अब हमें वन बाय वन इसके सभी कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है। लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज प्रोडक्टिविटी। बहुत सिंपल सा है बच्चों, प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोड्यूस करना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझना कि नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं प्रोड्यूस करने की तो हमारे दिमाग में आता है नाम प्रोड्यूसर्स का, यानी प्लांट्स का, क्योंकि हमारे लिए खाने का मेन प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्लांट्स, यानी ऑटोट्रॉफ्स कर रहे हैं सनलाइट को कंज्यूम करके। तो ठीक है, प्रोडक्टिविटी प्लांट से रिलेटेड है, बिल्कुल मानते हैं, पर इस टॉपिक में दो टर्म्स दी हैं जिसमें तुम नीट में कंफ्यूज हो जाते हो। एक टर्म तो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक टर्म है बच्चों आगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बाद में दिया लास्ट में सिर्फ एक लाइन है उसके बारे में, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फर्क क्या है दोनों में समझना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ प्रोडक्शन बाय प्लांट्स। प्लांट्स ने सोलर एनर्जी को कैप्चर करके जितना भी खाना बनाया वो तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उस इकोसिस्टम की। अब प्लांट से वो खाना गया हर्बीवोर्स में, ठीक है। तो हर्बीवोर्स में मुझे एक बात बताना कि हर्बीवोर्स ने उस खाने से क्या किया? जब हम खाना खाते हैं, बड़े होते हैं, ग्रोथ होती है हमारी, तो क्या हम उससे अपनी बॉडी बिल्डिंग होती है, हमारी ग्रोथ होती है, सेल्स का नंबर ऐड होता है, हमारी ओवरऑल टिश्यूज में एनलार्जमेंट होता है, सारी चीजें होती है ना। तो वो जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में भी तो एक तरीके का प्रोडक्शन कर रहा है। हमारा जो बायोमास डेवलप हो रहा है वो किससे हो रहा है? जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो हर्बीवोर्स में जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि सनलाइट से फोटोसिंथेसिस हो रहा है,
पर हर्बीवोर्स में भी बॉडी बिल्डिंग तो हो रही है ना, तो उस प्रोडक्टिविटी को आप क्या कहोगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नॉट ओनली हर्बीवोर, अब उस हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया, कार्निवोर खाना खाता गया अपनी लाइफ में और अपनी बॉडी बिल्ड करता गया, वो भी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उस कार्निवोर को किसी नेक्स्ट कार्निवोर ने खाया। तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं इकोसिस्टम में, दो ही टर्म्स पे आपको ध्यान देना है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स, कंज्यूमर्स में आते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर्स। कार्निवोर एक दूसरा कोई भी किसी को भी खा रहा, ये सब क्या है, कंज्यूमर्स, ठीक है। तो वो प्रोडक्टिविटी जो प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं वो तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जितनी भी प्रोडक्शन कौन कर रहे हैं, कंज्यूमर्स कर रहे हैं, यानी कि हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स कर रहे हैं। हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, जिनको आप कॉमनली कहते हैं कंज्यूमर्स, ये भी एक प्रोडक्टिविटी करते हैं, दैट इज सिंपली द बॉडी बिल्डिंग, बायोमास बनाना, वो कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में सिर्फ एक लाइन है, बट अगर नीट में क्वेश्चन आता है, जल्दीबाजी में आपने देखा यार प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन आए तो बहुत आसान है, और सेकेंडरी वर्ड पे ध्यान नहीं दिया और ऑप्शन में लिखा हुआ है बाय प्लांट्स और उसी को टिक करके आ गए, तो आंसर गलत। आते हुए आंसर को गलत करते हो तो सीधा -5 गिना करो कि आपने अननेसेसरी -5 गए आपके तो मार्क्स, है ना। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी स्पेशल चीजें जहां आप गलती करते हो उन्हें एक बार टॉपिक के स्टार्टिंग में ही आपको अलर्ट कर दो, तो आपकी ब्रेन में ना एकदम रहे कि ये गलती हमको नहीं करनी है। अब आप कितनी याद रखोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। सो a constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain। हर ecosystem अर्थ पर जो है उसको constant input of sunlight जरूरी है। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज समझना, पहले हम पूरा इस प्राइमरी के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी दो वर्ड्स हैं, एक है प्रोडक्टिविटी, एक है प्रोडक्शन। क्या फर्क है, इतना सा फर्क है कि प्रोडक्शन, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे ना तो प्रोडक्शन की यूनिट क्या होती है, देखो जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि प्लांट्स ने कितना खाना बनाया और वो मैं प्लांट्स के वेट के रेफरेंस में देख रही हूँ, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, इस इकोसिस्टम के 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनके वेट में कितना इंक्रीज हुआ, तो वो तो हुआ वेट की टर्म्स में प्रोडक्शन, ठीक है। और या फिर हम इसको एनर्जी के रेफरेंस में भी देख सकते हैं कि उसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितने प्लांट्स हैं उन्होंने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की, वो हो गया किलो कैलोरी की फॉर्म में। तो इधर आप कह दो ग्राम पर मीटर स्क्वायर या आप कह दो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ये होगा प्रोडक्शन। क्या मैंने यहाँ पर कहीं भी टाइम स्केल देखा कि कितने समय में उन्होंने करा, नहीं ना। तो जब तक हम टाइम के इर्रिस्पेक्टिव देख रहे हैं, टाइम से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हम एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया में प्रेजेंट प्लांट्स के थ्रू होने वाला प्रोडक्शन देख रहे हैं, चाहे वो वेट के टर्म्स में हो चाहे वो एनर्जी के टर्म्स में हो, वो तो होता है प्रोडक्शन। और अगर इसमें हम टाइम भी इंक्लूड कर लें कि इतने वीक में या इतने मंथ में या इतने ईयर में, पर ईयर, पर वीक, पर मंथ, ऐसा कुछ लगा दे तो वो बन जाएगा प्रोडक्टिविटी। तो देखो प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या बन जाएगी, प्रोडक्टिविटी की यूनिट बन जाएगी सेम, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। समझ गए, इतना सा फर्क है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्शन में टाइम नहीं यूज किया है, प्रोडक्टिविटी में टाइम भी यूज किया है, ठीक है। जैसे आप नहीं पढ़ते क्या, फिजिक्स में पढ़ते तो हो कई चीजें, एक्सीलरेशन वगैरह, वो स्पीड, वेलोसिटी, वो सब क्या पढ़ते हो, बस उसी के जैसा यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है। सो प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। आप हाईलाइट करो, ये डेफिनेशन है बच्चों प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। देखो जनरली जब भी हम प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी देखते हैं ना तो हम मेनली ऑर्गेनिक मैटर पे फोकस करते हैं। आपको पता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक का भी बना है, इनऑर्गेनिक का भी बना है। इनऑर्गेनिक मतलब वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीजें, और ऑर्गेनिक मतलब बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, ये सब भी ऑर्गेनिक में ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन चीजें हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो ही तो एक्चुअली उसकी बॉडी बना रहे हैं। तो जनरली जब भी आप बायोमास पढ़ते हो ना तो बायोमास में आप उस ऑर्गेनिज्म का क्या देख रहे हो, आप उस ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक मैटर देख रहे हो, यानी आपने उसमें यूजुअली वाटर को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
इट इज एक्सप्रेस्ड ईदर इन टर्म्स ऑफ वेट और एनर्जी, यूनिट याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, इसी चीज की आप रेट निकाल लो। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्शन की डेफिनेशन है, उसमें रेट निकाल ली तो वो प्रोडक्टिविटी हो गई। ठीक है, रेट मतलब पर टाइम, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। भाई हर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होगी ना, डिपेंड करता है वहां कितने प्लांट्स हैं, डिपेंड करता है वहां सोलर इनपुट क्या है, मिनरल कंपोजिशन क्या है सॉइल का, तो हर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी वेरी करती है। क्लियर? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को दो में डिफाइन किया है, जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जिस पर नीट में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, वो यही है बच्चों, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। क्या मतलब है इसका? देखो, ये है ग्रॉस प्रोडक्शन, इसमें से मैंने लॉस हटा दिए तो जो बचा वो नेट। मतलब कोई भी एक कंपनी है, उसने मान लो यहाँ उसने मान लो 100, बहुत सिंपल वे में कह रही हूँ, 100 रुपीज का ग्रॉस प्रोडक्शन किया और उसमें से जो उसका खर्चा आया ना वो आया मान लो 20 रुपए। ठीक है, तो 100 माइनस 20, उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हुआ? 80 रुपीज। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स ने सोलर इनपुट से जितना टोटल खाना बनाया, बायोमास प्रोड्यूस किया, वो तो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या वो प्लांट सारा का सारा खाना एज इट इज हर्बीवोर्स को दे देंगे क्या? प्लांट भी तो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान, अच्छे से हमने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन भी तो करता है बच्चों। क्या प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? प्लांट ने जब क्लोरोप्लास्ट में, किचन ऑफ द सेल में ग्लूकोज बनाया, तो अब उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, रेस्पिरेशन भी तो होगा, तभी तो एटीपी बनेगी, और उस एटीपी से प्लांट सेल्स अपना काम चलाएंगे, अपना मेटाबॉलिज्म करेंगे तरह तरह का। तो ये जो एटीपी बन रही है, ये तो प्लांट ने थोड़ा ग्लूकोज तो खर्च कर लिया खुद के ऊपर ही, और जो बचा उसे स्टोर कर लिया, वही नेक्स्ट लेवल को मिल जाएगा। तो प्लांट ने जितना भी ग्लूकोज यूज कर लिया ना, किसमें किया? रेस्पिरेशन में, वो बन गया उनका आर, यानी कि रेस्पिरेटरी लॉस। रेस्पिरेटरी लॉस ये क्या था? जीपीपी क्या था? ग्रॉस प्रोडक्शन, जो उन्होंने टोटल प्रोडक्शन किया है ना। तो मान लो उन्होंने 100 किलो कैलोरी एनर्जी बनाई थी, जिसमें से अगेन 20 किलो कैलोरी खुद पे खर्च कर ली, तो जो 80 बची वो क्या है? वो है नेट प्रोडक्टिविटी। और अगर आपसे पूछे कि कौन सी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल टू नेक्स्ट लेवल, जीपीपी या एनपीपी, तो एनपीपी। ठीक है, सिंपल। सो वही चीज यहां लिखी है, व्हाट इज जीपीपी, दोनों के डेफिनेशंस हैं। जीपीपी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बार बार ऑर्गेनिक वर्ड आ रहा है बच्चों, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। बल्कि मेरे को कहना चाहिए 100 माइनस 20 नहीं 80। उन्होंने जनरली, अभी आप आगे पढ़ोगे, एक लॉ दिया था ब्लैकमैन ने तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, सॉरी लिंडमैन ने एक लॉ दिया था बच्चों। उन्होंने कहा था कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी हर ऑर्गेनिज्म खुद पे ही खर्च कर लेता है। इसीलिए लिखा है अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन, जिसको आप इंडिकेट करते हो किससे? आर से। सो जीपीपी माइनस आर, दैट इज रेस्पिरेटरी लॉस, इज बिकम एनपीपी। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये किसी भी तरह से इक्वेशन आ सकती है, ऐसे भी आ सकता है। जीपीपी कैसे निकालोगे? एनपीपी में आर को जोड़कर। ठीक है, कोई भी 4 इक्वेशंस लिख देंगे, आपको सही से लॉजिकली टिक करके आना है अपना आंसर। ओके, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द, इसको भी डिफाइन कर दिया है। व्हाट इज एनपीपी? देखो ये मैंने अभी पूछा आपसे, इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉफ। जो भी हेट्रोट्रॉफ है, हर्बीवोर प्लांट्स को तो हर्बीवोर ही खाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा प्लांट का अगर डिके होगा तो डीकंपोजर्स खाएंगे, मतलब डीकंपोजर उसको डीकंपोज करेंगे। क्या प्लांट्स को कोई कार्निवोर खाएगा? नहीं, एटलीस्ट वो ऑमनीवोर तो होना ही चाहिए, तो फिर वो हर्बीवोर हो गया। ठीक है ना, तो प्लांट्स का जो बायोमास हेट्रोट्रॉफ्स के लिए अवेलेबल है, हेट्रोट्रॉफ कौन है प्लांट्स के लिए? हर्बीवोर्स एंड डीकंपोजर, वही एनपीपी है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, न्यू प्लांट्स ने जो बनाया वो उनका था, फिर हमने खा लिया प्लांट्स को, अब हमारी बॉडी में जो नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है हमारे अकॉर्डिंग, दैट इज कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, वो हो जाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यूनिट बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, नाउ अब यहां पर आपको अगेन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स बताए हैं।
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो इट डिपेंड्स ऑन द, सबसे पहला फैक्टर प्लांट स्पीशीज जो किसी भी एक एरिया में रह रही हैं। कहा ना मैंने कि किस तरह के प्लांट्स हैं, जैसे आप पानी में देखोगे छोटी छोटी एल्गीज होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जबकि फॉरेस्ट में देखो कितने डेंस ट्रीज होते हैं, तो वहां का प्रोडक्टिविटी बट ऑब्वियस ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा बिल्कुल इस बात पर डिपेंड करेगी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, फेवरेबल है कि नहीं है। थर्ड, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। फोर्थ, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट पे भी डिपेंड करेगी। देयरफॉर प्रोडक्टिविटी डिफर इन वेरियस इकोसिस्टम, हर इकोसिस्टम की अपनी अलग प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्टिविटी का डेटा भी दिया है बच्चों। आई डोंट नो इकोलॉजिस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई ना कोई मेथड होगा इसका भी। ठीक है, सो द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में जितने भी प्लांट्स हैं वो एक साल में एनुअली कितना एनपीपी बनाते हैं, जीपीपी नहीं, दिस इज एनपीपी, कितना एनपीपी बनाते हैं उसकी वैल्यू इकोलॉजिस्ट मानते हैं 170 बिलियन टन्स। इतना खाना एक साल में पूरी दुनिया भर के प्लांट्स हमें बना के देते हैं, सोचो, और हम प्लांट्स की कदर ही नहीं करते, है ना। बट 170 बिलियन, और ये 170 बिलियन टन्स इनका ड्राई वेट है। ड्राई वेट मतलब जिसमें वाटर इंक्लूड नहीं किया, मेनली ऑर्गेनिक मैटर है ये इनका। ठीक है, और ये एनपीपी है, ये वो नहीं है कि जीपीपी जिसमें से अभी प्लांट भी अपना पार्ट लेंगे, ले चुके प्लांट, उसके बाद जो बच रहा है, जो हम तक पहुंच रहा है, वो है 170 बिलियन टन्स। ठीक है, ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग, अच्छा अब यहाँ पर एक फैक्ट लिखा है बच्चों कि अगर हम इस 170 बिलियन टन्स को, ये जो 170 बिलियन टन्स एनपीपी है ना, इसकी पूरे बायोस्फीयर की 170 बिलियन टन्स, अगर हम इसको डिवाइड करें कि यार इसमें से कितना पार्ट तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स का है, कितना प्लांट तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बना के दे रहे हैं और कितना पार्ट एक्वेटिक प्लांट्स बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर एक चीज सोचना, आप आपने बचपन से पढ़ा है कि अर्थ का 70% एरिया पानी से घिरा हुआ है और 30% ही लैंड है, यस और नो। अर्थ का कितना परसेंट एरिया, 70% सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज वाटर, यस और नो। और लैंड कितने पर है, ओनली 30%, ओनली 30% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज लैंड। ठीक है, तो अगर इस फैक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूं कि मुझे सोचकर बताओ कि किस इकोसिस्टम का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा इसमें, 170 को डिवाइड करें अगर हम दोनों में, तो हमें लगेगा 70% पार्ट तो एक्वेटिक प्लांट्स का होना चाहिए और 30% पार्ट लैंड प्लांट्स का होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है बच्चों, क्यों? क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा थिन बॉडी के, लाइट वेटेड होते हैं, उनका बायोमास इतना कहाँ होता है। अकेले एक बेनियन ट्री के आगे हो सकता है पूरे के पूरे एक बड़े समुद्र के प्लांट्स भी से भी ज्यादा बायोमास एक अकेला बेनियन ट्री रखता है ना। तो क्योंकि लैंड पर बड़े बड़े फॉरेस्ट में डेंस ट्रीज होते हैं, तो चाहे से अर्थ के 30% एरिया पे ही ये हैं लैंड ट्रीज, पर इनका फिर भी इनका कंट्रीब्यूशन इस प्रोडक्टिविटी में ज्यादा है। कितना है ये प्रोडक्ट, ये देखो यहाँ पर आपको दिया है कि अगर हम प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस देखें तो उनका लगभग 55 बिलियन टन्स, सिर्फ अगर हम ओशियंस मतलब मेजर ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम ले लिया इन्होंने, तो सिर्फ 55 बिलियन टन्स की एनपीपी हमें किससे मिलती है, ओशियन से मिलती है। और बाकी जो रिमेनिंग है 170 माइनस 55 करना जरा, कितना हो रहा है, इतनी, सही कराई क्या मैंने, बिल्कुल ठीक है ना। तो 115 बिलियन टन्स का लगभग जो अप्रोक्सीमेट खाना है वो हमें किससे मिलता है, वो हमें मिलता है लैंड प्लांट्स, या मेजरली लिखूं तो मैं फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जस्ट फैक्ट है। अगर पूछ लें इस तरह का क्वेश्चन कि ऑफ दिस despite occupying about 70% of the surface, the productivity of oceans is only 55 billion tons, rest of course is of land. ठीक है, discuss the main reason for the low productivity of ocean with your teacher, तो वो मैंने आपको बता दिया है, आप लिख लो कि क्यों oceans की productivity कम है, because aquatic plants have लेस बायोमास, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है फ्लोटिंग बनाने के लिए कि उनमें बायंसी ज्यादा होती है, मेन टिश्यू कम होता है, जबकि लैंड प्लांट्स बहुत ही भारी भरकम डेंस होते हैं, इसलिए दे हैव
मोर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनपीवी। ठीक है, क्लियर। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बने बच्चों, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में डीकंपोजिशन के बारे में दिया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट उसके पहले एक चीज और देख लेना कि यहाँ पर है ना, मैंने एक डायग्राम लगाया है बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं है, बट आई थिंक ना ये जो डायग्राम है इस पर आप जैसे जब थोड़े से पुराने पीवाई यूज करोगे ना, उसमें आपको कुछ टर्म्स मिलेंगी, आप देखना। इसके लिए सिर्फ इसके लिए बता रही हूँ मैं, अभी तो जब से एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बना है इनसे चीजें नहीं पूछी गई हैं। ठीक है, कई बार टर्म्स में आपको मिलेगा लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन, बेंथिक जोन। तो सिंपली क्या होता है, ये जो लेक वगैरह होती है ना, उनमें कितनी सनलाइट पहुंच रही है उसके बेसिस पर लेक को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? जो सबसे ऊपर वाला जोन होता है, जहां पर की बिल्कुल आराम से सनलाइट पहुंच रही है पूरी की पूरी, वो तो कहलाता है लिटोरल जोन। क्या कहलाता है? क्लोजर टू द शोर। और जनरली इस लिटोरल जोन में ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला जो कि किनारे के एकदम नजदीक है। ठीक है, देन लिम्नेटिक जोन क्या होता है? ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, दिस वन, ये पूरा लिम्नेटिक जोन, जो पानी है उसके पास लैंड नहीं है आसपास, और एकदम प्रॉपर सनलाइट, इतना लेवल जहां तक सनलाइट आराम से पेनिट्रेट कर रही है, पूरा विब्ग्योर जा रहा है जहां तक। ठीक है, फिर उसके बाद का जो नीचे का जोन होता है वो होता है प्रोफंडल जोन। यहाँ पूरी कंप्लीट सनलाइट नहीं पहुंचती है, कुछ पार्शियल वेवलेंथ ही पहुंच पाती है। आपको डिटेल में नहीं जाना कौन सी पहुंचती है कौन सी नहीं, और ये टर्म तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जो सबसे नीचे वाला बॉटम जोन होता है वो कहलाता है बेंथिक जोन। ठीक है, तो मेनली प्रोफंडल तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, किनारे पर लिटोरल, मेन जो सनलाइट के लिए एक्सपोज्ड है वो लिम्नेटिक जोन, और सबसे नीचे बेंथिक जोन। ठीक है, तो बाई चांस इस तरह की टर्म्स पे कहीं अटको तो बस जस्ट इसको ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। ओके, तो खत्म करें आज का सेशन, या है थोड़ा सा और स्टैमिना, डीकंपोजिशन भी पढ़ लें? मुझे लगता है कि थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, है ना। डीकंपोजिशन भी अगर कर लोगे साथ साथ में तो आपका कोर्स फटाफट खिंच जाएगा। वैसे भी अब आपको कोर्स खत्म करना ही है। ठीक है, तो डीकंपोजिशन और पढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा और लगाओ अपना जोर। ओके, चलिए, डीकंपोजिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है बच्चों, ये पूरा समझने का है, कुछ भी रटने का नहीं है इसमें। डीकंपोजिशन, सबसे पहली बात आप अपनी एनसीईआरटी में जहां हेडिंग है वहीं पर लिख दो, इट इज एरोबिक प्रोसेस। ये एयर की प्रेजेंस में होने वाला प्रोसेस है। नीट में क्वेश्चन भी आया है कि इनमें से कौन से फैक्टर डीकंपोजिशन को इनहिबिट करते हैं, तो एनएरोबायोसिस यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस डीकंपोजिशन को इनहिबिट करेगी, जबकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस डीकंपोजिशन को बढ़ाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है, डीकंपोजिशन का मतलब किसी भी चीज का डिके होना। ठीक है, कोई भी लिविंग मैटर किसी भी फॉर्म में हो, फ्रूट, फ्लावर, ट्विग्स, लीव्स, नॉट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, है ना, वो सब का डिके नेचर अपने आप करती रहती है, उनको डिकम्पोज करती रहती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स? मेनली दो माइक्रोब्स यहाँ पे यूजफुल हैं, दैट इज फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है, ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, यू नो ना। फंजाई एंड बैक्टीरिया को मोस्टली हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं, और बहुत शुरू में मैंने आपको बताया था कि सेप्रोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले। जैसे एसटीपी वाले फ्लॉक्स कर रहे थे, वो भी तो सेप्रोट्रॉफ ही थे। सेप्रोट्रॉफ्स को आप डिकम्पोजर्स भी कहते हो, सेप्रोट्रॉफ्स को आप स्कैवेंजर्स भी कहते हो, क्योंकि ये नेचर की सफाई कर रहे हैं ना, नेचर में डेड मैटर को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, वरना अब तक तो हर जगह चीजें सड़ने लग जाती। अच्छा, नो डाउट जब डिकम्पोजिशन चल रहा होता है किसी चीज का तो हल्की हल्की स्मेल भी आती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन के दौरान कई तरह की गैसेस वगैरह भी बन जाती हैं जो थोड़ी बहुत स्मेल प्रोड्यूस करती हैं, बट अदरवाइज इट इज अ यूजफुल प्रोसेस जो नेचर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको ये समझना है कि ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता कैसे है। इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस कि डेड मैटर पड़ा है, फंजाई बैक्टीरिया ग्रो कर गए, एंजाइम सिक्रीट किए और उसका डीकम्पोजिशन हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। डीकम्पोजिशन का पर्पस क्या है समझना, जो भी वहां पर डेड मैटर पड़ा है, इस डेड मैटर को बोलते हैं डेट्राइटस, इसमें आएगा अभी आगे लिखा हुआ, ये जो डेड मैटर है ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को बोलते हैं बच्चों डेट्राइटस। इसमें क्या क्या आ गया देखो, इसमें सारे डेड प्लांट रिमेन आ गए, लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स आ गया, इंक्लूडिंग फीकल मैटर। फीकल मैटर भी तो अनडाइजेस्टेड फूड ही है, ऑर्गेनिक मैटर ही है। तो ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर जो नेचर में पड़ा हुआ है, चाहे वो लैंड पे मिट्टी में पड़ा है, चाहे वो पानी में पड़ा है नीचे, ऐसा मत समझना डिकम्पोजिशन सिर्फ लैंड पे होता है, पानी में भी होता है। ठीक है, वो सारा ऑर्गेनिक मैटर कहलाएगा डेट्राइटस।
और करना क्या है, इस ऑर्गेनिक मैटर को बदलना है इनऑर्गेनिक में, क्योंकि प्लांट्स इस ऑर्गेनिक मैटर को सीधा कंज्यूम नहीं कर सकते बच्चों, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस। तो ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करना है इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, इन सबको बदलना है। इनसे क्या बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी इससे अलग अलग चीजें जिनसे बने हैं वही सब बनेगा। तो ये जो और प्लस उनकी बॉडी में जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो तो अपने आप ही अलग हो जाएंगे। ओके, तो दिस इज सिंपली कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ठीक, तो डीकम्पोजिशन के लिए ऐसा नहीं होता कि सीधा फंजाई एंड बैक्टीरिया उसको कर दे। डीकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। देखना एक बार, पहले इसको हम पढ़ लें क्या लिख रहा है। यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवॉर्म बीइंग फ्रेंड टू द फार्मर्स, मतलब आपको पता है अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं ना। केचुओं को खाद बनाने में यूज होते हैं, करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ये कहां से आ गए बीच में अर्थवॉर्म, हम तो फंजाई एंड बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, ये तो एनिमल है। अर्थवॉर्म आपको ध्यान है एनेलिडा फाइलम में आता है ना। इसके साथ ही याद है लीच, हिरुडिनेरिया एंड नेरीज, ये सब है ना इसके साथ ही। तो अर्थवॉर्म कहाँ से आ गया यहाँ पे भाई। अर्थवॉर्म, नॉट ओनली अर्थवॉर्म बच्चों, बल्कि और भी कुछ दूसरे एनिमल्स, कुछ वॉर्म्स जो मिट्टी में रहते हैं, वो आपको पता है मिट्टी को खाते रहते हैं। तो जब वो मिट्टी को खाते हैं तो एक तो मिट्टी की लूजनिंग होती है। कई जगह पर अगर हम एक छोटी जगह पर हमको खेती करनी है, बड़ा कोई टाइलिंग करनी है, मिट्टी की खुदाई करनी है, तो वहां खूब सारे अर्थवॉर्म छोड़ दो, वो अपने आप आपके मिट्टी को लूज कर देंगे। लूज करने से मिट्टी में अंदर ऑक्सीजन अच्छे से जाती है, पानी अच्छे से जाता है। ठीक है, तो ये लूजनिंग तो करते ही हैं, प्लस क्या करते हैं, ये इनका खाना है ये डेट्राइटस। इस डेट्राइटस को थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, सॉइल को भी खाते हैं और डेट्राइटस को भी खाते हैं। तो जब ये इस डेट्राइटस को खाते हैं तो उस डेट्राइटस का क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब जैसे मान लो आपको पोटैटोस को बॉईल करना है, आप पूरे के पूरे पोटैटोस को डाल दो तो टाइम लगेगा उसको बॉईल होने में, और आप टुकड़े करके डालोगे तो हीट हर जगह सरफेस एरिया पर लगेगी तो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो अर्थवॉर्म है या कुछ दूसरे जो वॉर्म्स हैं, ये इस डेट्राइटस को जब खाते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना पूरा एप्पल खा गए, अभी जो फोटो वाला एप्पल था उसमें से थोड़ा थोड़ा खा लिया और एप्पल को कैसा कर दिया, एकदम लूजन आउट कर दिया, इसका शेप वेप कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ समय बाद आप पहचान ही नहीं पाओगे कि यहाँ पर पत्ती पड़ी थी, फ्लावर पड़ा था, टहनी पड़ी थी, क्या पड़ी थी। इस तरह का उसको फिजिकली चेंज कर देते हैं उसकी फॉर्म को। उससे क्या होगा बताओ, अगर ये एप्पल ऐसे ही पूरा का पूरा पड़ा रहता तो बैक्टीरिया और फंजाई सिर्फ आउटर सरफेस पर एक्ट कर पाते ना। अब अगर इसका फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया है तो फंजाई बैक्टीरिया हर जगह एंटर करके आराम से एंजाइम्स के थ्रू इसका डीकम्पोजिशन करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जो डीकम्पोजिशन है, उससे पहले जो एक्चुअल डीकम्पोजिशन है ना, उससे पहले डेट्राइटस का फ्रेगमेंटेशन होना जरूरी है। वर्ड्स पे ध्यान देना, फ्रेगमेंटेशन होना जरूरी है। ये जो पार्ट मैंने आपको लिखा है ना, इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। जो इन ऑर्गेनिक मैटर को जब इनऑर्गेनिक मैटर में बदलेंगे ना, ये तो अभी आगे वाला स्टेप है, ये होगा कैटाबॉलिज्म। पर कैटाबॉलिज्म से पहले, कैटाबॉलिज्म कौन करेंगे, फंजाई एंड बैक्टीरिया करेंगे। पर कैटाबॉलिज्म से पहले बच्चों इस डेट्राइटस का फ्रेगमेंटेशन होना जरूरी है, और ये फ्रेगमेंटेशन करेंगे अर्थवॉर्म एंड अदर वॉर्म्स। इन्हें कहेंगे आप डेट्राइटिवोर्स। जैसे हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, वैसे ही डेट्राइटिवोर्स भी होते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो सिमिलरली डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो जब ये ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, जो डीकम्पोजर्स हैं, अर्थवॉर्म डीकम्पोजर नहीं है, अर्थवॉर्म डेट्राइटिवोर है, जब ये ऐसा कर देंगे तो जो डीकम्पोजर्स हैं दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेंगे, CO2 बनेगी, वाटर बनेगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डीकम्पोजिशन। या अगर मैं कहूं ये वाला जो स्टेप है इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ओके, तो डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में 2 स्टेप्स तो आपको समझ में आ गए। पहले फ्रेगमेंटेशन होगा और फिर उस पे साथ साथ में कैटाबॉलिज्म चलेगा। ठीक है, सो किसका होगा ये सब, डेट्राइटस का। व्हाट इज डेट्राइटस, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में 2 स्टेप तो मैंने आपको बताए, फ्रेगमेंटेशन और कैटाबॉलिज्म। इन्हीं दोनों के साथ एक और स्टेप साइमल्टेनियस होता है, दैट इज लीचिंग। अभी बताती हूँ क्या है लीचिंग। एंड प्लस साथ में चलता है बच्चों ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन।
ये 5 स्टेप्स हैं डीकंपोजिशन के जो ओवरलैपिंग फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा शुरू होगा, 5 ओवरलैपिंग स्टेप है। हाँ, शुरू में फ्रेगमेंटेशन सबसे पहले जरूरी है जिससे अच्छे से उसका कैटाबॉलिज्म हो सके, साथ में लीचिंग होती रहती है। अभी मैंने आपको कहा क्या कि जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो डेट्राइटस की फॉर्म लूजन हो जाती है ना, बिल्कुल एकदम काला काला सा हो जाता है, बिखर जाता है, आप पहचान भी नहीं सकते कि वो क्या था। तो इस तरह का जो डार्क कलर का सब्सटेंस बनता जाता है ना मिट्टी पर, उसको कहते हैं ह्यूमस। तो ये सब चल रहा है, उसकी वजह से ह्यूमस बन रहा है, तो उसी को कह देंगे ह्यूमिफिकेशन। और फाइनली जो मिनरल्स रिलीज होकर नीचे जा रहे हैं, जिनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? मिनरलाइजेशन। तो 5 स्टेप्स लगभग साथ में ऑपरेट होते हैं। ये तीनों थोड़ा पहले होते हैं, ये दोनों थोड़ा बाद में शुरू होते हैं, इतना सा फर्क है। अब आप इन 5 को समझो, एनसीईआरटी से बाद में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम में समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है, देखना भाई। यहां पर क्या हुआ कि ये जो ट्री है, इससे मान लो कुछ पत्तियां वगैरह नीचे गिर गई, ये हो गया आपका डेट्राइटस। ये क्या हो गया आपका? डेट्राइटस। इस डेट्राइटस को ये अर्थवॉर्म दिखाया है, अर्थवॉर्म या कुछ दूसरे इंसेक्ट, जरूरी नहीं है ओनली अर्थवॉर्म, इसने खाना शुरू किया। ये कौन है? ये डेट्राइटिवोर है। तो डेट्राइटिवोर क्या कर रहा है? सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। ये कर रहा है फ्रेगमेंटेशन। पहला स्टेप शुरू हो गया। क्या दिख रही है आपको? पत्ती है ना, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है इसका। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और फ्रेगमेंटेशन से जो एनर्जी इसमें चली गई अर्थवॉर्म में, जो फूड अर्थवॉर्म में चला गया, अब वो तो दूसरी फूड चेन में ऐड हो जाएगा। अब जो अर्थवॉर्म को खाएगा, फिर जो उसको खाएगा, जो उसको खाएगा, ऐसे करके वो पार्ट तो अलग फूड चेन में चला गया। हम अब डीकंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है। अब सुनो क्या होगा। अब जब ये फ्रेगमेंटेशन कर रहा होता है ना, क्या ये पत्ती या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर का बना है क्या? नहीं, वी नो उसमें पहले से भी कुछ इनऑर्गेनिक मैटर होता है, यस और नो। तो जो इनऑर्गेनिक मैटर इसमें पहले से है ना बच्चों, जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, वो मिनरल्स क्या होते हैं, जब फ्रेगमेंटेशन चल रहा होता है तो जनरली वो मिनरल्स जो भी आसपास पानी वगैरह, पानी पड़ा है, मॉइस्चर पड़ा है, उसमें डिसॉल्व होते रहते हैं और डिसॉल्व होकर नीचे जाते रहते हैं मिट्टी में। और जनरली वो मिनरल्स इतना ज्यादा नीचे चले जाते हैं कि वो प्लांट्स एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्लांट का रूट सिस्टम जहां तक है उससे भी ज्यादा नीचे चले जाते हैं। उसको आप कहते हो लीचिंग, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया नहीं, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, सिर्फ लिखा है सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन। तो ये जो इन्होंने लीचिंग दिखाई है, इसके एरो को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है ऐसे, पर एक्चुअली ये वाले लीचिंग से वाले मिनरल यहाँ नहीं आ रहे। मैं कहूंगी कि लीचिंग को आप इधर अलग से एरो ले जाओ कि दे गो डीप इनटू द सॉइल। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो लीचिंग से लीच हो रहे हैं, ये इतना नीचे चले गए सॉइल में कि बिकम अनअवेलेबल फॉर प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आपसे पूछ सकते हैं, अनअवेलेबल फॉर प्लांट। तो नेचर तो ये चाहेगी जितना मिनिमम लीचिंग हो उतना बढ़िया है, क्योंकि लीचिंग से तो मिनरल्स वेस्ट ही हो रहे हैं। पर मिनरल्स का भी नेचर है, पानी मिलते ही डिसॉल्व हो जाते हैं और चले जाते हैं जहां भी पानी जा रहा है, ठीक है। तो नेचर चाहती है कि यार मिनरल्स जब बने ना, तो इतना धीरे धीरे आराम आराम से बने कि साथ साथ में प्लांट उनको एब्जॉर्ब करता रहे। अभी और भी तो मिनरल्स बनने हैं आगे मिनरलाइजेशन में, पता लगा उनकी भी लीचिंग हो गई, फिर तो सारा ही प्रोसेस बेकार हो गया। अगर मिनरल्स धीरे धीरे बनेंगे आराम आराम से, तो प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब करता जाएगा। क्योंकि आपको पता है प्लांट्स को मिनरल्स बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, पानी की तरह नहीं कि वो खूब सारा एब्जॉर्प्शन कर रहा है, पानी में थोड़े से मिनरल्स ही वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब आपकी वो चैप्टर हट गया ना कोर्स से, मिनरल न्यूट्रिशन, वरना उससे आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो जाती है कि कैसे प्लांट मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, उसमें एनर्जी भी खर्च होती है, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, वो इतना मैटर नहीं करेगा। आप समझ लो यहीं पर कि मिनरल्स जो हैं वो प्लांट को चाहिए, पर बहुत ही स्लो रेट में एब्जॉर्प्शन होता है। तो नेचर चाहती है कि डीकंपोजिशन का प्रोसेस इतना धीरे धीरे हो, इतना आराम आराम से हो, कि जितने मिनरल्स बनते जा रहे हैं प्लांट उन्हें साथ साथ में एब्जॉर्ब करता जाए, वरना उन मिनरल्स की भी पहले वाले मिनरल्स की तरह लीचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जिनकी लीचिंग हो गई वो तो चले गए, और जो रह गया वो मेनली क्या रह गया होगा? ऑर्गेनिक मैटर ही रह गया होगा। तो सॉइल धीरे धीरे कैसी बनती जा रही है? ऑर्गेनिक रिच होती जा रही है, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है देखना, ऐसा नहीं है कि पहले पूरा फ्रेगमेंटेशन होगा फिर कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा। जब अर्थवॉर्म वगैरह इन पत्तियों को खा रहे हैं तो एयर से फंजाई, बैक्टीरिया इस पत्ती पर ग्रो करना शुरू कर चुके हैं। ये देखो, ये रहे फंजाई, है ना, एंड बैक्टीरिया टू, यहाँ पे बैक्टीरिया भी लिख देती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स बार बार हम किसको कह रहे हैं? मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया।
उनको मत कह देना, वो डेट्राइटिवोर्स हैं पूरे, ठीक है। सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। ये जब कैटाबॉलिज्म शुरू करते हैं तो इतना ज्यादा डेट्राइटस को चेंज कर देते हैं उसकी फॉर्म को कि वो डेट्राइटस ना कहला के अब आप उसको कहने लगते हो लिटर। क्या कहने लगते हो बच्चों? लिटर, ठीक है। तो ये फंजाई एंड बैक्टीरिया ने क्या किया? फंजाई एंड बैक्टीरिया ने शुरू कर दिया नेक्स्ट स्टेप जिसका नाम है कैटाबॉलिज्म। सब साथ साथ में ही हो रहा है ना, उधर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इधर लीचिंग चल रही है, इधर कैटाबॉलिज्म शुरू हो गया है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म देखो यहाँ लिखा है कि फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल, माइट, फंजाई, है ना, माइट्स वगैरह भी होते हैं कुछ, ये सब मिलकर अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मिट्टी में इकट्ठा होता जा रहा है। अब आप कहेंगे मैम कैटाबॉलिज्म शुरू हो गया तो फिर तो इनऑर्गेनिक लिखना चाहिए था, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। बट ये कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस इतना स्लो है बच्चों, इतना स्लो है कि बहुत टाइम तक मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में ही पड़ा रहता है। बहुत धीरे धीरे मिनरल्स बनने शुरू होंगे जो कि अभी हुए ही नहीं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मिट्टी पर किसी ने एक ऑर्गेनिक मैटर की लेयर बिछा दी है और इस लेयर को आप कहते हैं ह्यूमस। अब बोलते हैं ना ह्यूमस रिच सॉइल होनी चाहिए, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ह्यूमस मतलब जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर हो धीरे धीरे इनऑर्गेनिक में बदले और प्लांट उसे एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिच सॉइल का मतलब ह्यूमस रिच सॉइल। क्यों हो गई ये ह्यूमस रिच? एक तो इनऑर्गेनिक मैटर लीच आउट कर गया और ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बदल रहा है इट इज हाईली स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में, आगे लिख रहा है एनसीईआरटी में। अब ये जो ह्यूमस बन गया जो मिट्टी पर पड़ा है, धीरे धीरे यही फंजाई और बैक्टीरिया इसको डिग्रेड करते जाएंगे, कैटाबॉलिज्म कंटिन्यू रहेगा और इससे मिनरल्स बनने लगेंगे। उन मिनरल्स को प्लांट करेगा एब्सॉर्ब। तो दिस इज एक्चुअली द मिनरलाइजेशन। जो प्लांट एब्सॉर्ब कर रहे हैं ना वो कौन से मिनरल्स हैं? जो कैटाबॉलिज्म से ही बने पर वो एक तरह का मिनरलाइजेशन है क्योंकि वो मिनरल्स हैं जो ज्यादा नीचे नहीं गए, लीचिंग में मिनरल नीचे चले गए थे, ठीक है, क्लियर। तो ह्यूमस रिच सॉइल का बनना तो हो गया ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन क्यों हुआ? क्योंकि कैटाबॉलिज्म इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अगर फास्ट होता तो फटाफट मिनरल्स बन जाते, पर ह्यूमिफिकेशन क्यों हुआ? क्योंकि कैटाबॉलिज्म स्लो है और धीरे धीरे इससे जो मिनरल्स बनेंगे उन्हें प्लांट एब्जॉर्ब करता जाएगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया ना, प्लांट का ही पार्ट था और अल्टीमेटली मिनरल्स प्लांट को ही मिल गए। डन। पांचवा स्टेप समझ में आए? देखो थोड़ा और समझ में आ जाएगा, थ्योरी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डेट्राइटिवोर ने क्या किया बच्चों? डेट्राइटिवोर्स यानी अर्थवॉर्म एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ये कैसा ब्रेक डाउन है? ये केमिकल ब्रेक डाउन नहीं है, ये फिजिकल ब्रेक डाउन है। कोई एंजाइम्स नहीं सिक्रीट किए हैं इन्होंने, ठीक है। दिस इज कॉल्ड fragmentation, the first step. Simultaneously, by the process of leaching, water soluble inorganic nutrient यानी minerals कहाँ चले गए? Go down into the soil and get soil horizon यानी soil layers and get precipitated as very important unavailable salts. तो लीचिंग ने कुछ सॉल्ट को अनअवेलेबल बना दिया है। दिस इज द सेकेंड स्टेप, लीचिंग, ठीक है। Now simultaneously bacterial and fungal enzyme degrade this detritus into simpler inorganic substance. This is called catabolism. This is the third step. अब देखो क्या लिखा है। It is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. शुरुआत में ये तीनों प्रोसेस साथ में ही चलेंगे और थोड़ी देर बाद इनके साथ ये भी शुरू हो जाएगा। Humification and mineralization also occur during decomposition in the soil. क्या है ये देखना। Humification leads to, what is humification? हाईलाइट करना, अंडरलाइन कर लो चलो। Accumulation of a dark colored, ह्यूमस कैसा होता है? एकदम काला कर देता है सॉइल के ऊपर के लेयर्स को। अमॉर्फस, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो क्रिस्टल का ऑपोजिट अमॉर्फस, ठीक है, कॉल्ड ह्यूमस। Which is very important, highly resistant to microbial action. बहुत धीरे डिकम्पोजिशन होगा इसका। It undergo decomposition at an extremely slow rate. ठीक है, ये जो ह्यूमस है वो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक मैटर मेनली कोलॉइड होते हैं तो इट इज कोलॉइडल इन नेचर।
It is highly resistant to microbial action. So it serve as a reservoir of nutrients. नेचर ने जानबूझ के इसको ऐसा बनाया जिससे न्यूट्रिएंट धीरे धीरे रिलीज हो, वरना उनकी भी लीचिंग हो जाती. तो which layer of soil act as reservoir of nutrients? Do remember it is humus. ठीक है. The humus is further degraded. अब क्या होगा? माइक्रोब्स इसका धीरे धीरे डिग्रेडेशन करेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनेंगे जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे बाय द प्रोसेस मिनरलाइजेशन, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. सिंपल है ना, देखो समझ में आ गया. एंड देन यहां पर डीकंपोजिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बताए हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं. इट इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. ये एनारोबिक प्रोसेस नहीं है बच्चों. द रेट ऑफ डीकंपोजिशन, वैसे भी आप सोचो ना ओपनली हो रहा है सॉइल पर, तो सॉइल पर तो हर जगह एयर है, पानी में भी होगा वहां भी एयर है. ओके. द रेट ऑफ डीकंपोजिशन इज कंट्रोल्ड. अब इस पे भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है. दो फैक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं. एक तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, जैसे मान लो पत्तियां हैं, फूल हैं, जल्दी डिकम्पोज होंगे. मोटी सी एक लकड़ी है, टाइम लेगी डिकम्पोज होने में, क्योंकि मोटी लकड़ी किसकी बनी है, उसमें लिग्निन होगा. या मान लो कोई फंगल सेल्स, उनमें काइटिन होगा. ऐसा थोड़ी ना कि बैक्टीरिया और फंजाई की डेथ नहीं होती, उनके भी तो डेड कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनमें काइटिन ज्यादा होगा. तो काइटिन, लिग्निन, ये जो हार्ड सब्सटेंस हैं वो देर से डिकम्पोज होंगे, और जो शुगर्स हैं, सिंपल से सॉफ्ट टिश्यूज हैं, वो जल्दी डिकम्पोज होंगे. ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एज वेल एज क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, इस पे भी डिपेंड करेगा. क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो डीकंपोजिशन रेट इज स्लोअर, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन बाद में दिए, कह रहा है अगर पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन सही है, सेम है, तो डीकंपोजिशन स्लोअर होगा इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन. मोटी लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो देरी से डिकम्पोज होंगे, जबकि इट विल बी क्विकर इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल शुगर्स. फटाफट डिकम्पोज होंगी. ठीक है. क्लाइमेटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर, बिल्कुल आप सब जानते हैं कि फंजाई को ग्रो करने के लिए वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए, तो टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर इनहिबिटरी फैक्टर हुए या फेवरेबल फैक्टर हुए, फेवरेबल फैक्टर. टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर बिकॉज दे आर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रो. कौन सी कंडीशंस फेवरेबल है? वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर्स डीकंपोजिशन, वेयर एज जैसे हम फ्रिज में रख देते हैं चीजों को फंजाई से बचाने के लिए, तो अगर लो टेम्परेचर है, जब सर्दियां वगैरह होती है, तो डीकंपोजिशन बहुत धीरे हो जाता है. लो टेम्परेचर एंड एनारोबायोसिस, एनारोबायोसिस यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कर देगा बच्चों? डीकंपोजिशन को रोक देगा. इनहिबिट डीकंपोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ह्यूमस, ज्यादा ह्यूमस बन जाएगा. बहुत, हर चीज बैलेंस में रहनी चाहिए. मिनरल्स बिल्कुल ही नहीं बन रहे होंगे तो प्लांट को नहीं मिलेंगे, तो ह्यूमस भी होना चाहिए, धीरे धीरे मिनरल्स भी बनने चाहिए. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द डीकंपोजिशन. बस छोटा सा ही टॉपिक था, कितना लॉजिकल था ना, मजेदार. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना. ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना. ओके. तो आज हमने इकोसिस्टम में क्या क्या कवर किया? इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर समझा, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, 4. प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसमें से प्रोडक्टिविटी को एंड डीकंपोजिशन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, उसी के साथ इकोलॉजिकल पिरामिड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कवर कर लेंगे. तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है. अच्छे से पढ़ें, अपना रिवीजन प्रॉपर्ली करते रहें. साथ में नीट का एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है आपका, तो दोनों चीजें बैलेंस करके चलें. एनसीईआरटी पे पकड़ बनाए रखें, जितनी भी बार रिवीजन करें एनसीईआरटी से ही करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू रखें. ठीक है. ओके, गुड बाय.